आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी भाई गिलगित बल्तिस्तान इज बर्निंग और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास में सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलारी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। लाखों लोग सड़कों पर हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, भीड़ मरने मारने पर उतारू है, सिविल वॉर जैसे हालात हैं, लोगों ने बगावत कर दी है। आखिर क्यों जल रहा है गिलगित बाल्टिस्तान? ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है। एक तरह से पूरा इलाका ठप है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तैनाती करनी पड़ी है। खुलेआम ऐलान किया जा रहा है कि भारत में घर वापसी करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव। तो डिफेंस डिटेक्टिव के आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसे हालात क्यों बने? क्यों इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के साथ जाने वाला गिलगित बाल्टिस्तान आज इस्लाम के नाम पर ही जल रहा है? और क्या गिलगित बाल्टिस्तान की भारत में घर वापसी मुमकिन है? आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। पिछले 76 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में रहे गिलगित बाल्टिस्तान में अब गूंज रहे हैं घर वापसी के नारे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। हंगामा इतना है कि पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे भी बार बार बंद कर दिया जा रहा है। सड़कों पर सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में पिछले 6-7 महीनों से जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां की सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो चुकी है। जो सामने दिख रहा है उसके मुताबिक अभी जो बवाल चल रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का ब्लास्फेमी का कानून है। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के जड़ावाला में ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के आरोप में 20 चर्चों को जला डाला गया। क्रिश्चियंस के 80 से ज्यादा घर फूंक डाले गए और अब इसे लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में घमासान मचा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में रिलीजन को हमेशा पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसे वेपनाइज किया गया है। 1980 में पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक 298 ए नाम से एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। उसमें ब्लास्फेमी में 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा थी। जिया ने तब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसका खूब इस्तेमाल किया था। इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान की एक और रिलीजियस माइनॉरिटी अहमदियों को तो बाकायदा कानून बनाकर इस्लाम से निकाल बाहर कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप तो मुसलमान हो ही नहीं। उसे एंटी इस्लामिक बनाया गया। अब एक बार फिर रिलीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इस बार निशाने पर शिया मुसलमान है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जमाते इस्लामी के अब्दुल अहमद चित्राली ने ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी कानून में अमेंडमेंट के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। उसी दिन यानी 17 जनवरी 2023 को असेंबली ने एक मत से इस बिल को पास भी कर दिया। जुलाई में प्रेसिडेंट ने भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 को मंजूरी दे दी। लेकिन जब से यह बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ही इसे लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। नए कानून के मुताबिक अब ब्लास्फेमी पर 3 साल की सजा के बदले 10 साल से लेकर उम्र कैद और यहां तक कि मौत की सजा भी मिलेगी। शिकायत मिलने पर पुलिस सीधे एक्शन ले सकेगी और केस नॉन अवेलेबल होगा, यानी इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने
कोई 17 जनवरी 2023 को सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन और इनके हवाले से तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। और इसमें यह है कि जो सज़ाएं हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया, उस बिल की जो मंजूरी दी गई। इसको पेश करने वाले जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने इसको पेश किया था। और इससे पहले भी ये कानून पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन सज़ाएं जो थी वो कम थी। उन सज़ाओं को बढ़ा दिया गया। और कितना बढ़ाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ मीडिया में, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तान के मीडिया में भी इस बिल की पास होने के बाद ख़बरें शाया हुई। जैसे कि DW में ये इस तरीके से खबर शाया हुई कि क्या मौजूदा हालात में नामूसे सहाबा बिल की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर इसकी जो तफसील मिलती है उसमें ये बताया गया है कि बिल के टेक्स्ट जो है, ड्राफ्ट है उसके, यानी जो उसका उसमें पास कर लिया गया जो कानून, उसकी जो शिकें हैं वो ये हैं कि जो इस तरह की कोई तौहीन करेगा, या वो जो तौहीन है वो लिख कर की जाए, वो बोल कर की जाए, वो नक्श की सूरत में, यानी कहीं पर कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ पेंट कर दिया जाए, किसी भी सूरत में अगर कोई ऐसी बात की गई जिससे किसी को भी ये लगा कि ये जो है वो सहाबा के ख़िलाफ़ या जो मजहबी शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ बात किसी ना किसी तरीके से भी जा रही है, तो उसकी जो सज़ा पहले थी वो 3 साल थी, लेकिन उससे बढ़ाकर कम से कम 10 साल या उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, फिर इसे काबिल ज़मानत से नाकाबिल ज़मानत, यानी पहले बेल हो सकती थी, लेकिन उसके बाद इसको ऐसा बड़ा जुर्म बना दिया गया कि इस पे बेल भी नहीं हो सकेगी। फिर अदालत से जो वारंट जारी होते हैं उसके बजाय इब्तिदा में ही वारंट गिरफ्तारी जारी करनी, अदालत से पहले समन जारी किया जाता है ना किसी के ख़िलाफ़ या किसी के नाम, लेकिन उसके बजाय सीधे सीधे वारंट गिरफ्तारी ही जारी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दानिस्ता नादानिस्ता या किसी के गलत इल्ज़ाम लगाने पर भी, किसी का अगर कोई अपना कोई बदला लेने के लिए किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, तो तब भी जैसा कि बहुत ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में भी ये तमाम सज़ाएं जो हैं वो उस शख्स को मिलेंगी। पर बात उतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। सुन्नी मुसलमानों की तरफ से बेहद सोच समझकर, बेहद चालाकी से इस कानून को लेकर आया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। लोगों को पता चल गया कि इस नए कानून का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। जाहिर सी बात है, वहां की माइनॉरिटीज, बात खुल गई तो इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी। शिया मुसलमानों ने सीधे सीधे इस कानून को एंटी शिया कानून करार दे दिया। एक बयान गिलगित बाल्टिस्तान से भी आया जिसने आग को और ज्यादा भड़का दिया। स्कर्दू में रहने वाले शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी ने इस कानून के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने स्कर्दू उलेमा काउंसिल में इस कानून के जरिए शियाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। बस फिर क्या था, 22 अगस्त को सुन्नी बहुल इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आगा बाकिर के खिलाफ FIR रजिस्टर करने की मांग को लेकर सुन्नियों ने काराकोरम हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मौलाना आगा बाकिर के खिलाफ FIR फाइल कर ली। बाकिर को अरेस्ट करने की तैयारी थी, इससे पहले ही बाकिर के सपोर्टर्स सड़क पर उतर आए। न केवल एडमिनिस्ट्रेशन को बाकिर की अरेस्टिंग को लेकर चेतावनी दी, बल्कि खुलेआम भारत से मिलने की भी बात कही। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक सुन्नी धर्मगुरु काजी निसार के इमाम मेहदी पर दिए बयान को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। अब शिया कम्युनिटी काजी की गिरफ्तारी की डिमांड कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार भारत पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा रही है। क्लेम किया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में एवरीथिंग्स आर ओके एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई पाकिस्तानियों, ये बताओ कि जब सब अंडर कंट्रोल है तो गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले कई दिनों में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? कई इलाकों में तो अभी भी इंटरनेट बंद है। पाकिस्तानी आर्मी को क्यों डिप्लॉय किया गया है अगर सब कुछ सही है तो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने अपने सिटीजन्स को गिलगित बाल्टिस्तान में जाने को लेकर एडवाइजरी क्या इंडिया के कहने पर जारी की है? सच तो यह है कि पाकिस्तान ने शुरुआत से ही गिलगित बाल्टिस्तान के खिलाफ साजिशें की हैं, धोखा दिया है, उन्हें निचले दर्जे का समझा है, उन्हें उनका हक नहीं दिया। आज उसी साजिश, उसी धोखे
और उसी लालच का रिजल्ट सबको नजर आने लगा है। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका दुनिया के सबसे शांत इलाकों में माना जाता था। 1947 में जब इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा भी किया तब भी वहां कोई वायलेंस नहीं हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये शांत इलाका बारूद की ढेर पर बैठा है। यहां बारूद के ये बीज 80s में बोए गए थे। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहां हर मुस्लिम के लिए जगह नहीं है। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का रहना आसान नहीं है, लेकिन इसी सुन्नी डोमिनेंट कंट्री में गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका शिया मेजॉरिटी वाला इलाका था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच ये सबसे बड़ी खाई थी, जिसे 1980 में जियाउल हक ने पाटने का फैसला किया। कैसे, ये भी बताएंगे। 1980 में गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की यहां तक इजी एक्सेस हो गई। लेकिन यहां शियाओं की मेजॉरिटी इस्लामाबाद के रूलर्स को कांटे की तरह चुभ रही थी। फिर शुरू हुआ शिया मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने का खेल। शुरुआत हुई तब जब जियाउल हक ने ज़कात लॉ लागू किया। शियाओं ने इसका विरोध किया। जियाउल हक को पता था कि विरोध होगा, क्योंकि साजिश भी यही थी कि जैसे ही विरोध हो शिया मुसलमानों को कुचलने का काम शुरू कर दिया। जब जनरल जियाउल हक ने शायद 1981 में या 80 में वो ज़कात की लॉ इंट्रोड्यूस की, तो जो पाकिस्तान के शिया हैं उन्होंने कहा कि जी हम तो अपने जो हैं मुश्तहिद, वो नजफ में हो या खुम में हो, हम उनको देते हैं ज़कात, हम किसी स्टेट को नहीं देते, ख़ास तौर पे एक सुन्नी लैंड स्टेट, क्योंकि जियाउल हक के मुतालिक कहा जाता था कि वो देवबंदी लीनिंग से उसकी। उस पर फिर पहला झगड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में। फिर बाद में दोनों तरफ से एक्सट्रीमिज्म हुई, उधर से तबर्रा हुआ, इधर से मुहर्रम के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अब पिछले चंद सालों से ये बहुत एक्टिविटी हो रही है और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो शिया हैं वो और इजहार अली हुंजई एक स्कॉलर हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले इजहार पाकिस्तान में आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के CEO रह चुके हैं। श्रीलंका में ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप प्रोग्राम के रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर एशिया एंड अफ्रीका और श्रीलंका में ही इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं। इसके अलावा भी वो कई बड़ी पोस्ट पर काम कर चुके हैं। 22 जनवरी 2013 को यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की वेबसाइट पर उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। टाइटल था कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स इन गिलगित बाल्टिस्तान। यह रिपोर्ट गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ते कट्टरपंथी हिंसक वारदातों की वजहों को तलाश रही थी। इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में जो कुछ भी इजहार अली हुंजई के द्वारा लिखा गया, उससे आपको साफ हो जाएगा कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के शिया मुसलमानों को खत्म करने की साजिश रची गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शिया मुसलमानों के इस नरसंहार में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल थी और इसका सबूत भी मैं आपको दूंगा। सुन्नी बहुल पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मेजॉरिटी में थे। इजहार हुंजई लिखते हैं, काराकोरम हाईवे बनने के बाद आइसोलेटेड रहने वाले इस इलाके में बदलाव नजर आने लगे। 1983 में पहली बार शिया सुन्नी विवाद एक वायलेंट क्लैश में बदल गया। इसके बाद 1988 में शियाओं की मास किलिंग की गई। इजहार की रिपोर्ट बताती है कि पहले यह अफवाह फैलाई गई कि शियाओं ने कई सुन्नियों को मार डाला है। इसके बाद साउथ की तरफ से हजारों हथियारबंद कबायली गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे और उन्होंने शियाओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। 400 से ज्यादा शिया मुसलमानों की हत्या की गई। शियाओं के कई गांव जला दिए गए। कोई यह न कहे कि यह घटना झूठी है, इसलिए सबूत के तौर पर मैं आपको पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। 23 सितंबर 2012 को अहमद अली अफानी की रिपोर्ट है, जिसकी हेडिंग है सेक्टेरियन एम्ब्रोग्लियो, यानी हिंदी में कहूं तो सांप्रदायिक गड़बड़ी। यह रिपोर्ट बताती है कि 1988 में गिलगित बाल्टिस्तान में शियाओं को खुलेआम मारा जा रहा था और मारने वाले पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी में थे। कुछ रिपोर्ट्स का क्लेम है कि 1988 को ईद के दिन गिलगित बाल्टिस्तान में 3000 शिया मुसलमानों का कत्ल किया गया था। इसकी पुष्टि 2013 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर में गिलगित बाल्टिस्तान चैप्टर पर छपी रिपोर्ट से होती है, जिसमें 1988 में नरसंहार में 3000 लोगों को मारने की बात कही गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि इस नरसंहार में 900 महिलाएं विधवा और 2500 बच्चे अनाथ हो गए। इसके बाद साल 2012 में भी शियाओं की टारगेट किलिंग की गई।
गिलगित बाल्टिस्तान से इस्लामाबाद के रास्ते में शियाओं को चुन चुन कर मारा गया। गिलगित में पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से आतंकवादियों ने कई लोगों की जान ले ली। 4 बसों में सवार शिया ट्रैवलर्स को चुन चुनकर बस से उतारा गया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें गोली मार दी गई। भारत के मुसलमानों पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान अपने यहाँ के शिया मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साध लेता है। रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि पिछले 8 साल में 4000 शिया मुसलमानों को पाकिस्तान में मारा जा चुका है और इस रिपोर्ट की सच्चाई साबित होती है आए दिन पाकिस्तानी मस्जिदों में होने वाले धमाकों से। जिन मस्जिदों में ब्लास्ट किया जाता है उनमें से ज्यादातर मस्जिदें शिया मुसलमानों की हैं। इन धमाकों में सैकड़ों शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं, पर पाकिस्तान को सिर्फ भारत के मुसलमानों पर होने वाला फर्जी जुल्म दिखता है, पर उसे अपने देश में शिया मुसलमानों को मार रहे सुन्नी मुसलमानों का हुजूम नजर नहीं आता, जिसकी शुरुआत जनरल जियाउल हक ने की थी। टारगेट किलिंग को जनरल जिया ने गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने के लिए यूज किया था। इस मास किलिंग का रिजल्ट यह हुआ कि जो शिया पहले इस इलाके में मेजॉरिटी में थे, उनकी आबादी बहुत तेजी से घटी है। साउथ एशिया मॉनिटर ने 1 सितंबर 2020 में गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में बताया गया था कि 1947 में गिलगित बाल्टिस्तान में शियाओं की आबादी 80% थी, जो घटकर साल 2020 में केवल 39% रह गई है, यानी आधे से भी कम रह गई है। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो विद्रोह होता है। गिलगित बाल्टिस्तान अगर आज पाकिस्तान के जुल्म से परेशान होकर भारत में शामिल होने की बात कर रहा है, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो इसकी वजहें भी हैं। शियाओं को खत्म करने के साथ साथ पाकिस्तान ने शुरू से ही उनका हक भी मारा है। सबूतों के साथ आपको दिखाता हूं कि किस तरह शुरुआत से ही कैसे गिलगित बाल्टिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया और उसे डेवलपमेंट के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान की कहानी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह ही है। पाकिस्तान को इन दोनों रीजंस की केवल जमीन चाहिए, लोग नहीं। क्या आपको पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी कब खुली? हम बताते हैं आपको। यह साल था 2002, यानी पाकिस्तान बनने के 55 साल बाद। परवेज मुशर्रफ तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और तब यहां पर काराकोरम यूनिवर्सिटी खोली गई थी। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि काराकोरम यूनिवर्सिटी केवल नाम की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टिस्तान साल 2017 में खोली गई। अब तक यहां ना तो कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। हजारों स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जिसे OCHA भी कहा जाता है, उसने 6 मई 2016 को गिलगित बाल्टिस्तान के एजुकेशन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गिलगित के केवल 40% बच्चों को ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिल पा रहा है। पाकिस्तान में न्यूज़पेपर डॉन ने 18 अक्टूबर 2009 को गिलगित बाल्टिस्तान के एजुकेशन पर एक खबर छापी थी। टाइटल था एजुकेशन इन गिलगित एंड बाल्टिस्तान। इसमें लिखा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में ज़्यादातर रूरल इलाके हैं और यहाँ अर्बन और रूरल इलाकों के एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि हर तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दबाया जा रहा है। उन्हें छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसाया जा रहा है। 76 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों को ना तो ढंग की सड़कें नसीब हैं, ना नदी नालों पर पुल नसीब हैं और ना ही पढ़ाई के लिए ढंग के स्कूल ही नसीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान से काराकोरम हाईवे तो गुजर रहा है, लेकिन इस इलाके के अंदर की सड़कों की हालत खस्ता है। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं बच्चों को उफनती नदी रस्सी से लटक कर पार करनी पड़ती है, तो कहीं पुल ऐसे हैं जैसे उन पर चलना मौत को दावत देना हो। गिलगित बाल्टिस्तान में फीमेल एजुकेशन का रेशियो तो कम है ही, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के साथ साथ एक और बड़ी वजह है, वो वजह है टेररिज्म। शिया मेजॉरिटी वाले इस इलाके में स्कूलों पर टेररिस्ट अटैक कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले गिलगित बाल्टिस्तान के चिलास में 12 स्कूलों को एक साथ जला दिया गया था और इनमें ज़्यादातर स्कूल
लड़कियों के थे। चलास दियामर में नामालूम अफराद ने 12 स्कूलों को तबाह कर दिया। तबाह होने वाले स्कूलों में अक्सरियत गर्ल्स स्कूल्स की है। 10 स्कूल्स को आग लगाई गई, 2 स्कूलों को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। पाकिस्तान की हर सरकार गिलगित बाल्टिस्तान में नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो करती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। हकीकत में जमीन पर वो उतर ही नहीं पाते। अब आपको बताता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान से कैसे उनका सियासी हक भी छीन लिया जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, बिल्कुल नई बात है, आपको दिखाता हूं। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो उनकी पार्टी को गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुए चुनाव में मेजॉरिटी मिली थी। खालिद खुर्शीद खान गिलगित बाल्टिस्तान के सीएम थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान को पीएम की पोस्ट से हटाया गया, उन पर कई केस फाइल कर दिए गए। वैसे ही शहबाज शरीफ की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान की गवर्नमेंट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो खालिद खुर्शीद खान पर स्टेट पुलिस का इस्तेमाल इमरान की सिक्योरिटी के लिए करने का आरोप लगाया और फिर फर्जी डिग्री केस में खुर्शीद को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जुलाई में जब जीबी की असेंबली में नया सीएम इलेक्ट होने जा रहा था, उससे ठीक पहले पुलिस फोर्स असेंबली के अंदर पहुंच गई और उसने पूरी असेंबली को ही सील कर दिया। कोशिश यह थी कि असेंबली में किसी तरह पीटीआई की मेजॉरिटी खत्म की जाए। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों पहले खालिद खुर्शीद पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आर्मी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी खुलकर करती है। गिलगित बाल्टिस्तान में अभी जो हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड एक कर्नल बता रहे हैं। सुनिए। उन्होंने क्या किया, जो धमाका किया वो उन्होंने वहां पे जीबी की हुकूमत चेंज की, उनकी असेंबली बंद की, उससे उन्होंने एक प्रेशर कुकर तैयार किया। फिर अभी ये जो सारी चीज हो रही है ना, ये उनके जो लीडर हैं, एक उनका नाम मुझे अभी जहन में नहीं, अभी आप सोचें कि वो ये सारे लोग जो हैं, ये कौन है, ये शिया लोग हैं, ठीक है। अभी आप एक और बीच के अंदर आप एक और इट इज यहाँ पर आके, क्योंकि उन्होंने कोई वो नहीं रिलीजियस इशू इसलिए नहीं उठाया, उन्होंने तो ये बिजली का वो उठाया ना, बिजली के बिलों से शुरू हुई बात और फिर उसके ऊपर उन्होंने उनको बंद किया। लेकिन आप देखें, क्योंकि चीजें मिल जाती हैं, ये जो तेल पानी मिक्स करने की इनको आदत पड़ गई है ना। अभी मुझे बताएं कि आसिम मुनीर जो है, ये बाकिर को पकड़ के किस मुंह के साथ ईरानियों के साथ जो है खड़ा होगा कि जनाब, क्योंकि इसकी फैमिली तो वो पासपोर्ट छुपा सर, आसिम मुनीर लगता है प्रूव करना चाहता है कि मैं जन मुरीद नहीं हूं, लेकिन ये सर इट्स नॉट रिलीजियस और सेक्टेरियन इशू, इट इज प्योरली पॉलिटिकल इशू सर। इट इज पॉलिटिकल इशू, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, इट इज द इशू कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जड़ मार दी है। सुना आपने, पाकिस्तानी आर्मी का एक फॉर्मर ऑफिसर गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे फसाद की वजह पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को बता रहा है। कुछ ऐसी ही बात यहाँ के लोग भी खुलेआम कर रहे हैं। सुन्नी जान चुके हैं कि हमें आपस में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया ना। शिया सुन्नी को पाकिस्तान में लड़ाने वाला कौन है पता चल गया है हमें। मैं कहना चाहता हूं दुनिया को, पाकिस्तानी स्टेट मुस्लिम को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूं, ये कौन है जो शिया सुन्नी को लड़ा के अपने मकासद पे पहुंच रहे हैं, ये कौन है। जब पाकिस्तान की आर्मी की बात चल रही हो तो ये बताना भी जरूरी है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी बड़े पैमाने पर आम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। अक्सर वहां से कब्जे के विरोध में प्रोटेस्ट की तस्वीरें आती रहती हैं। यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। सुने ये पाकिस्तानी आर्मी का पुराना हथकंडा है। बांग्लादेश में भी 1971 से पहले उन्होंने यही किया। बलूचिस्तान और सिंध में भी पाकिस्तानी आर्मी यही कर रही है और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी यही काम किया जा रहा है। इसके पीछे चाइना का इन्फ्लुएंस भी माना जा रहा है। चीन का सीपैक गिलगित बाल्टिस्तान से ही गुजर रहा है। चीन इस इलाके को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि वो ट्रेड के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली अपने को मजबूत कर सके।
गिलगित बाल्टिस्तान में लगी ये आग कोई नई नहीं है। इसकी चिंगारी सालों पहले पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकारों ने कब्जा किए गए इस खूबसूरत इलाके में गिराई थी, जो अब सुलग उठी है। अब यहाँ के लोग खुलेआम भारत से मिलने का ऐलान करने लगे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ही पाकिस्तान से अपना हिसाब किताब करने पर उतर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा करने से आपका फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। इस पे बोले तो क्या बोले यार, ये तो समझ नहीं आती ना, बंदा बोले तो क्या बोले यार, ये मसले तो क्या करें। ये वो है इंडिया में भी जैसे कोई जगह थी ना, वहाँ भी कुछ मसाइल चल रहे थे, तो वो कुछ मसलों का हल जो है ना बहुत मुश्किल होता है। उसमें मामलात सुलझाने जाओ तो भी बिगड़ जाते हैं। यहाँ भी ऐसा है, अगर सहाबा किराम को कोई गलत बोलता है तो दूसरे को मुश्किल होती है, वो फिर कानून बनाने की बात करते हैं। तो जो गलती तो ये भी मेन है कहना, कोई माने ना माने, मैं तो ये कह जाना देता हूँ कि यार वो सहाबा किराम के बारे में क्यों बात है करते हैं, जब करते हैं तो फिर लाजम दूसरे भी, क्योंकि देखो किसी के दिल आजारी भी तो नहीं होनी चाहिए ना। वही अभी कुछ फौज की गलतियां होंगी, देखो कोई काम सुधारने जाए तो गलतियां तो जरूर होती हैं। तो ज़ियाउल हक ने बिल्कुल गलतियां की थी, तो अभी उसकी सजा ये तो नहीं अपना मुल्क तोड़ के अभी की जाए। तो हमेशा कहते हैं ना, जड़ को पकड़ो, जहाँ से शुरू हुआ है उसको, वही मतलब उसको हल वहाँ से वो चीज शुरू हो चुकी थी, हल करना। अभी इसका हल अभी फौज कुछ गलत करेगी तो भी पकड़ी जाएगी, सही करेगी तो भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि तरीके से करना चाहिए ना सारा। तो वो भी देखो इसका पॉलिटिकल हमारे इधर स्टेबिलिटी नहीं, और हालात जो है बेकाबू हो चुके हैं। और ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी डामाडोल है और कश्मकश में है कि वो किसके ऊपर एक्शन ले और किसके ऊपर ना ले, क्योंकि दोनों ही जाहिर बात है अपने कंट्री के लोग हैं, सुन्नी भी अपने हैं, ये मसला है ही, वो दोनों में से किसी, अगर वो दोनों में से किसी एक के ऊपर हाथ डालेंगे तब भी मसला है, दूसरा ग्रुप जो है वो फौरी रिएक्ट करेगा। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पे भी शिया हैं, हमारे इलाके में भी हैं, इधर या सारे गांव हैं शिया के, तो ऐसा कोई भी ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ कि या शिया सुन्नी से लड़ा हो इधर या हम शियों से लड़े, वो अपने दोनों ना करते हैं, हम अपना करते हैं। दोनों जो है ना वो मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो राय होती है ना उनसे मुख्तलिफ, जो उनसे गिले हैं, जो उनसे थोड़ा सा समझ लें कि डिबेट में जो मुख्तलिफ राय होती है हर एक की, वो सब में है, वो सब है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो आलिम दीन जो है ना सीनियर्स, वो यहाँ पर डिस्कस, लेकिन आम बंदा के हथी पड़े या गालियां गलौज करें, ये चीज बहुत यार आसानी से ये तो होता है ना कि मैं अब इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता किसी की बात से, तो वो तो होगा। शिया और सुन्नी कुछ ऐसी चीजें हैं बीच में जिससे एक दूसरे से इख्तिलाफ है उनका, बिल्कुल सिर्फ उन चीजों को वो इजहार करना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर उसी पे गाली गलौज करना एक अलग बात होती है। और लेकिन सुन्नी और शिया की जो बात है वो तो अलग बात है, लेकिन फिल वक्त जो हमने देखा है गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हमने देखा है, बड़ा अफसोस है इस बात का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे हैं, हमारा इलाका है, हमारा मुल्क है, हमारे वो भाई हैं, तो जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ऐसा इसका हल बहुत आसान है मेरे अंदाजे में। अगर फौज ऐसा चाहे, फौज कर सकती है ये कि सुन्नी लोगों में से भी अच्छे लोगों को पकड़े और शिया लोगों में से भी अच्छे लोगों को पकड़े। सुन्नी और शिया वाला मसला ही उनका बयान मसला शिया सुन्नी वाला है ही नहीं। अगर शिया सुन्नी वाला होता मेरी जान, तो यहाँ पे शिया क्यों चुप है? ये वीडियो में भी यही बताया गया है कि सुन्नी और शिया वाला जो फाइट अभी ये दरमियान में ऐड किया जा रहा है ना, ये एक पर्दा है, असल मामला कुछ और है। असल मामला कुछ और है। मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अहले सुन्नत पे तो कोई रिएक्ट नहीं आ रहा। नहीं पता क्या बात है, उन्होंने सारा रिएक्ट उस पे आ रहा है ना। मुझे ये समझ नहीं कि पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी कोई शिया नहीं, कोई शिया नहीं। अगर इस तरह का मामलात हैं
तो फिर सारे मुल्क में ये तो नहीं असर सारे मुल्क में होनी चाहिए ना, जितने भी ये लोग बोले नहीं है ये अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये भी एक टोपी ड्रम है जो बयान इन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है जी कि वो सहाबा किराम के खिलाफ ये हुआ है वो हुआ। अगर ऐसा होता तो पूरे मुल्क में हलचल मच जाती। नहीं वो देखो अब जो बाकर साहब हैं जो उन्होंने फिर उस पर रिएक्ट किया था कि आपने वो कानून क्यों बनाया है, नो वो कानून क्यों बनाया, वो कानून तो देखो किसी बंदे के पास है इस चीज का कि उसने किया। आपको इसकी रीजन बताता हूं कि उन्होंने ये ऐसी क्यों बात की। मैं आपको एक रीजन बताता हूं इसका। अब सहाबा किराम पे जब वो कानून बना है, पिछली एक वीडियो हमने की थी उसमें भी मैंने वो जिक्र किया था। अब कानून तो बन चुका है, अब इख्तिलाफे राय हर बंदे का हक होता है। तो अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा भी तो उस पे भी वो पर्चा कटी जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये खत्म करें, हम इख्तिलाफे राय रखते हैं, हम इख्तिलाफे राय रखनी है। वो बोले है ना, वो उनका एक्शन हुआ है तो वो सबका हक है यार, नहीं बोला है ना, वो नहीं खत्म करना चाहिए। हर एक ने यही तो करवाया है, मानने की एक चीज दोनों तरफ मर्जी माने। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है मसला है। चलो यार ये मसला है, शिया भी तगड़े हैं तो उधर शिया ज्यादा है इसलिए वो बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हमारे में गांव है, इतनी बड़ी मतलब तादाद में शिया नहीं है जो मतलब यकीन करें पर वो इससे ज्यादा शिया निकल आएंगे। शिया लोग वहां जो है ताकत में की हालत देखो गिलगित बल्तिस्तान की, उनको डबल प्रॉब्लम्स का सामना आ रहा है। एक तो अहले सुन्नत की तरफ से आ रहा है और ऊपर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनके ऊपर रिएक्ट कर रही है। मैं एक और बात कहूंगा, अगर इस कानून की वजह से वहाबियों को भी बड़ा फर्क पड़ेगा, हाँ, लेकिन वो नहीं बोल रहे। इस कानून की वजह से उनको भी बड़ा फर्क पड़ना है, वो भी तो कुछ कानून बनाने से पहले बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए और सारे जितने भी आलम दीन है ना हर फिका के उनको साथ लेके चलना चाहिए। और फिर सिर्फ ये कानून बनाना चाहिए उसकी बनी हो सही रियल मिल रही तब उसके अलावा प्रूफ भी कोई प्रूफ भी बंदे के पास प्रूफ। अब मसला ये है ना, इस कानून की वजह से प्रूफ ना भी हो, किसी पे इल्जाम लगा देंगे, किसी को पर्चा उठा के लेंगे कि उसने लिखा है जी, ठीक है, उस पे कानून वो हो सकता है उसने लिखा भी ना हो और कोई प्रूफ। चले ये जो भी मसला है, जो भी मसला चल रहा है चीज है, इसको मैं कहता हूं इस कानून को थोड़ा पहले से पीछे भी कोई जो आम इनोसेंट लोग हैं वो बेचारे किस चीज की सजा भुगत रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना है, कितनी मुश्किलात का अभी आप लोगों ने देखा है। अच्छा ये मसला चले अपनी जगह पे है, चले ये चीज तो है जी कि जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके पास जो फैसिलिटीज नहीं है, उन बेचारों का एजुकेशन का सिस्टम है, उनके पास रास्ते का सिस्टम नहीं है, वो तो क्लियर करो ना। ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई ना, वहां पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये तो हमारी पाकिस्तान को चाहिए था कि वहां पे भी उतना ही खर्च करते हैं, देंगे तो कुछ करेंगे। वहां पे स्कूल बनाते हैं। इतनी बेशरम और बेहिस मीडिया पाकिस्तान की इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और किसी ने हाईलाइट नहीं किया। आपने किसी पॉलिटिक्स का बयान नहीं सुना होगा, किसी पॉलिटिक्स ने कोई कंडम नहीं किया होगा कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है। नहीं, ये ओनली सोशल मीडिया करते हैं जब वो पैसे नहीं है, ये जहां से पैसा मिल जाए उसके बाद नहीं, पैसे ऐसे नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ये नहीं देख सकते, बंद हो जाएगा, ऊपर से ऑर्डर है, ये नहीं दे सकते क्योंकि वो इससे मसला बढ़ेगा, इसमें पाकिस्तान में मसला बढ़ेगा जो भी है। लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, ये तो वो बात होगी ना कि फिर हम आजाद भी सिर्फ नाम की, आजादी शादी कोई नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इससे ब्रिटिश ही ठीक थे, उनकी गुलामी ठीक थी। जब फिर वही गुलामी से बांधा है, मतलब मैंने तो बहुत वीडियो में बोला है, मैंने कहा वही ठीक थी। जुल्म जिसके साथ भी हो, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, हम उसके साथ हैं। यकीन करें हम उसके हक में बोलेंगे, और अगर यहाँ पे शिया के साथ ज्यादती हो रही है तो हम कहेंगे कि ये कानून वापस लेना चाहिए। ये इस वजह से नहीं कि वो शिया है तो हम इसलिए उनके हक में बोलेंगे, इस वजह से मजलूम के लिए, एज अ मजलूम जो भी होगा उसका साथ देंगे और उसके हक में बोलेंगे और यही कहेंगे कि वहां पे अमन आए। ये इस वजह से नहीं कि वो कहते हैं कि इंडिया में हम जाना चाहते हैं, नहीं। ये मैं इस चीज को भी गलत समझता हूँ, जो पीटीआई के वो जो आदमी थे उनको बहुत थ्रेट किया जा रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि ये तो सियासी बल्तिस्तान में वो एक पीडीआई का एमएनए था, उसको बहुत बार वीडियो में आया ना, हाँ प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था, उसके ऊपर बहुत उसके हमले भी हुए हैं, तो ये भी जो मसला है पॉलिटिकल इशू है ना कि वहाँ पे जाहिर है वो तो सियासी इंतकाम है, तो ये नहीं करना, इसी वजह से तो वहाँ मसले करने का सोचेगा, वहाँ पे कोई अच्छा काम करने का सोचेगा तो उसको तो दबाया जाएगा। अच्छा अजीब काम है, हर चीज को दबाया। वैसे
अजीब सिस्टम है हमारे कंट्री का, बड़ा ही अजीब सिस्टम है कि एक पहले से प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से सियासी इंतकाम शुरू किया हुआ है। अजीब नहीं है वैसे, उस मसले को हल नहीं किया और साथ दूसरा मसला खुद ही छेड़ लिया। ये जो है वो डूब रहा है। और अगर वो इंडिया में जाने की बात कर रहे हैं यार, बंदा जुल्म से सह के थक जाता है, क्या करे बंदा। इससे नहीं, ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी उनके ऊपर और जुल्म बढ़ेगा, ये भी बात उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे जुल्म बढ़ेगा, उनको पाकिस्तानी करेंगे ना, ये कह रहे हैं मारेंगे, फिर वो ये भी होगा। ये भी बात ये है कि अगर लेकिन भाई जो बात मसले का हल निकालना, किसी को पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, किसी की राय को या किसी की जो है सोच को जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता। जबरदस्ती नहीं, अपने काम करके दिखाएं ना, अच्छे काम करके दिखाएं। अगर ये समझते हैं, अगर ये पाकिस्तान ये समझता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को जबरदस्ती वो कवर कर लेगा, तो ऐसा जबरदस्ती नहीं होता। जब वहाँ के लोग अगर आप लोगों से जान छुड़ाना चाहते हो ना, तो वो आप कभी भी जबरदस्ती उन पे कब्जा नहीं कर सकते। इंडिया अब दिल जीत रहा है लोगों के, कश्मीर के इंडिया दिल जीत रहा है। आप सीखे उनसे, आप भी दिल जीत रहे। गिलगित बल्तिस्तान में वो कश्मीर वाले तो सिस्टम देखे हैं, तो वो कह रहे हैं ना जोक ऑफ द डे, जोक की बात नहीं है यार। अच्छी यार लॉजिक में भी आ गया, जी सकता है। इंडिया ने देखा है तो पाकिस्तान में सकता है। ये बल्तिस्तान का पॉइंट वहां पे नहीं है, सूलियात वहां पे नहीं है, इस तरह जीतने के लिए करना ही पड़ेगा ना यार, सारा कुछ करना पड़ेगा। वो लोग अपना पॉइंट पेश कर रहे हैं ना, वो ये करें कि अगर आप लोगों से हमारे मसाइल नहीं हल होते तो हमारी जान छोड़ो, हमें बख्श दो और हमें जाने दो। कारगिल कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, तो वो यही कह रहे हैं। अभी जैसे उन पे अभी ये जो कानून बने हैं, ठीक है, अब उस कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी तो वो तो जान छुड़ाएंगे इस कानून से। जाहिर बात है, जान किस तरह छुटेगी इस मुल्क से, मतलब लगा होंगे एक बंदे को तो कानून पे, तभी इस कानून से जान छुटेगी ना। वो कानून से बिल्कुल यार इन लोगों को चाहिए कानून वापस लें। पहली बात है कानून वापस लें फिर वक्त, और बाकी फिर बाद में बात करें। अगर फिर कोई निकलता तो फिर डंडे लगाएं, फिर बनता है। और अगर पता चलेगा ना कि किस वजह से निकले हैं। वो कानून खत्म करेंगे फिर दूसरे निकलेंगे, ये दूसरों को दबाए ना थोड़ा सा, इनको भी दबाए, दूसरों को भी दबाए। दोनों लोगों को समझाए जाके को ही कोई हक नहीं है इस तरह का फसाद करने का, इस तरह का फितना करने का। आप दोनों चुप करके बैठो, जो करेगा उसके खिलाफ सबूत लेकर आओ। जिसने वो बात की है, कोई वीडियो क्लिप है, कोई बयान है, जो भी उसने दिया, कोई सबूत तो लेकर आओ ना। गवर्नमेंट राय ये भी क्लियर करें कि इख्तिलाफे राय जो है वो कर सकते हैं, लेकिन गारन गलोच और बकवास नहीं कर सकते। ये चीज कानून आना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे है कि कोई भी खिलाफ बोले, अब खिलाफ तो इख्तिलाफ राय तो सबका होता है। अब ये क्या बात की तो इख्तिलाफ में रखता हूँ, तो मैं बात अभी जैसे उसने जो कहा कि ये नामुमकिन है, मैंने कहा जब इंडिया कर सकता तो पाकिस्तान भी कर सकता, मुमकिन है। ये इख्तिलाफी राय होता है। अगर मैं इस चीज के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो इस पे भी तो मेरे पे केस के चल जाए, तो ये गलत है ना। फिर आज पे केस करो जी, इसको अंदर डालो। ये आजाद करना और बकवासियात करना, उस पे सिर्फ केस होना चाहिए, बाकी केस नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ राय ना मानना एक अलग चीज होती है। नहीं मानना किसी ने, मैं अब कुछ काफी मतलब समझ रहे कि दरबारों को नहीं मानता, तो अब मैं कहता हूँ कि दरबारों पे जाके यहाँ पे जो है दुआ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये मेरा इख्तिलाफ राय है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ दरबार वाले को, ठीक है। अब ये कोई बंदा कहेगा ओए इसको पकड़ो यार, इसने कैसे ये बात कर दी खिलाफ, ये तो गुस्ताख औलिया कराम हो गया है। बिल्कुल, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इख्तिलाफ राय होनी चाहिए जी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये है कि लेकिन यहाँ पे आजाद कोई नहीं है, आजाद कोई नहीं है। और इख्तिलाफ राय होने के लिए दलाइल होना जरूरी है, बंदे के पास दलील भी होनी चाहिए कि ये इख्तिलाफ राय है, ये चीज एक बात है। मैं ऐसे का बात कर रहा हूं, कोई इख्तिलाफ मानना ना मानना दलील नहीं है। यहाँ पे शऊर की इतनी कमी है कि बिना सोचे समझे इख्तिलाफ राय। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कोई नहीं मानता, अगर उसके पास मेरी बात लड़ाई ना हो, उसको बेसिक जो घर से नॉलेज दिया गया ना, बस उसका माइंड वहां पे सेट हो चुका है ना। अभी मेरी बात सुने, अभी जो गैर मुस्लिम है, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी बात पे कि दलील होनी चाहिए। अब क्यों गैर मुस्लिम है, उसके पास क्या दलील होगी? उसके पास दलील जरूर होगी कि मैं इस वजह से नहीं मानता, मैं इस मजहब का ही नहीं हूँ। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि इख्तिलाफ राय दलील के साथ हूँ या बगैर दलील के हूँ, इख्तिलाफ राय अपनी जगह, उस पे केस नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर कोई जानबूझ के गालियां दे रहा है, बकवास कर रहा है, उसके खिलाफ सिर्फ केस होना चाहिए, चाहे वो किसी
हिंदू मजहब के खिलाफ कर रहा हो, चाहे क्रिश्चियन मजहब के खिलाफ कर रहा हो, चाहे शिया के खिलाफ कर रहा हो, चाहे सुन्नी के खिलाफ कर रहा हो। खुले आम अवाम को ये पैगाम देना चाहिए, हमारे जो गवर्नमेंट है उसको, कि खबरदार कोई बंदा सड़कों पे निकले, मुल्क का अमन खराब करे, हम जाने हमारा काम जाने। केस फाइल करो अदालत में, तो हम उसको जो सजा और जजा कानून के मुताबिक है वो दें। अगर साबित होगी कि उसने गालियां दी, अब ये दोनों पार्टियों के लोग निकले हुए हैं, शिया भी निकले हुए हैं और सुन्नी भी निकले हुए हैं, बेचारे इनोसेंट जो लोग हैं बेचारे, मसाइल सारे उनके लिए, मासूम जो बच्चे हैं उनके लिए मसाइल है, खवातीन हैं उनके लिए मसाइल वैसे भी खत्म होते नहीं है, सीधी बात है। और हम तो यही तो बात है ना कि पहले मसाइल खत्म होते नहीं है उन बेचारों के, और ऊपर से और मसाइल उनके लिए बनाए जा रहे हैं। जो कानून बना है इसको फिर वक्त वापस लेना चाहिए यार, कानून वापस लेना चाहिए, और खुदा उनकी जो बेसिक बनती है ना जरूरियात चाहिए ना, उन पर भी तवज्जो पहले तो केस वापस लेंगे, उनको थोड़ा शांत करें, सबको बिठाएं, फिर उनको बिठाएं, फिर बाकी करें, जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको दें। मेरे लिए मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे लोग एक्टिव हैं और इकट्ठे हैं, चलो किसी मामले में से। यहाँ पे तो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, और अवाम जो है वो पेट्रोल महंगा हुआ है तो पहले जाके डलवाने चले गए, ये नहीं किया कि यार एहतजाज करें इस चीज के ऊपर, ठीक है। और इस चीज में अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो उस चीज में हमारी को भी आपका जुल्म सहने की ना आदत हो गई है, इसीलिए तो हम पे दिन ब दिन ये चीज में इजाफा हो रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, पहले आपने सर्वाइव करना, जिंदा रहना है, उसके बाद आपने फॉलो करनी है इन चीजों को। अब जिंदे ही नहीं होंगे तो फॉलो किस तरह करेंगे? आप रोटी कपड़ा मकान इन चीजों के पीछे भागते रहेंगे, फिर आपके लिए रिलीजन के हिसाब से आपके पास वो टाइम नहीं होगा, उस चीज को आप टाइम नहीं दे सकते, उस चीज को बढ़ोतरी नहीं कर सकते, ठीक है, आने वाली नस्लों को नहीं समझा सकते, किस तरह आप फैलाएंगे उस चीज को? तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं देख के शौक लग रहा था कि इतनी आवाम मतलब इकट्ठी हुई है इस चीज को लेकर, तो उस हिसाब से जो जुल्म हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, उनके ऊपर भी रिएक्ट होना चाहिए। अगर ये पाकिस्तानी भी उठे, मैं ये कहूंगा, बिल्कुल कहने का मतलब भी यही है। बिल्कुल वीडियो मैं कहूँगा जी, वीडियो के हिसाब से बोला जाए तो वो कानून जो है वो बनना चाहिए जो हमने डिस्कस किया। मीन्स के हम छोटी सी पोजीशन पे हैं, 1% सही, लेकिन आप लोग भी अपनी राय रखते हैं, आप भी बताइएगा ये हमने जो बातें की हैं। और मैं एक और बात कहूँगा कि बुराई एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, ठीक है, और बुराई का लेकिन इम्पैक्ट जो है, बेशक वो 100 साल बाद क्यों नहीं बुराई खत्म हुई, जुल्म खत्म हो जाता है। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो वो उस जालिम का भी काम हो जाएगा तमाम, और जुल्म भी काम हो जाएगा, चाहे जिधर भी हो रहा है। लेकिन इसमें ये चीज भी है कि बादशाह ने बोला था, उन्होंने कहा जुल्म तो होता है, वो खत्म भी हो जाता है, हर रोज को सवाल है, ठीक है, भले वो अच्छाई में या बुराई में है, लेकिन वो इम्पैक्ट डाल जाता है जिसमें होता है उसको। मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि अगर कोई जुल्म कर रहा है, जिंदगी लग जाती है, अगर कोई जुल्म कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा तो मैं जुल्म करता रहूंगा, तो मैं ये सिर्फ उसके लिए है कि जुल्म तो खत्म होगा, और जो जालिम होगा वो भी नीचे आएगा, जरूर आएगा, वो जरूर, चाहे जैसा मर्जी खुदा बना बैठा हो, चाहे अपने आप को कुछ भी समझता हो। इसमें कोई शक नहीं है, वक्त लगता है चीजों को, और लेकिन रिजॉल्व होती हैं और देर बाद होती है, इम्पैक्ट भी रहता है, और कुछ लोग जो है इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और जिंदगी की बाजी आते हैं, ये रियलिटी है। और सासुर भी यही बोला था, नदीम अहमद पता नहीं क्या नाम था, आपका नाम नहीं ले रहा वो ये भी मुलाजमत ही हमारा। खैर वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और हमारे चैनल की लिंक और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। पहले जिसको भी सब्सक्राइब करना है कर लें, और प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और आप लोगों की प्यार मोहब्बत है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आजकल बहुत कम नजर आ रही है और फील हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में बता दें कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।